हे एवरीवन, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हम इस वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ है वो डिस्कस करेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक ओवरव्यू भी ले लेंगे। इससे पहले कि हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो डिस्कस करें, मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन किया गया नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखना है। अब हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाके ये भी याद रखना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की राइट है वो कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 368 हमें राइट देती है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने इतना टाइम स्पेंड करके बनाया है तो उसको अमेंड करने की क्या ज़रूरत है। स्पेशली इंडिया के जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में वेरियस लोग रहते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी कंट्रीज़ को भी अगर हम देखें तो विद टाइम क्या होता है, उस कंट्री के सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, लोगों की नीड्स जो है वो चेंज होती है। तो अगर लोगों के नीड्स के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हुआ तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको सोचते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने आर्टिकल 368 को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था। बट अब मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए और एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आप ऐसा सोच लीजिए कि आपके घर में आपको एक रूम दिया गया है और आपको कहा गया है कि आप इस रूम को जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, पर आपको इस रूम के बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप रूम को डेकोरेट करने के लिए डेकोरेटिंग स्टफ्स लाएंगे, राइट। जैसे कि आप कार्टेन्स ले आए, कुछ फ्लावर्स ले आए, आपने दीवारों का पेंट भी कर दिया, जो भी है आपने पूरे रूम को एक अपनी वे से डेकोरेट किया है। लेकिन अगर आप उसको डेकोरेट करने के चक्कर में रूम का छत ही उड़ा दो तो फिर, अगर आप रूम की एक दीवार ही उड़ा दो तो फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, राइट। क्योंकि उन्होंने आपको कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ बिना खिलवाड़ किए आप अपने रूम को जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन आपने उस रूम के जो फाउंडेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उन्हीं को उड़ा दिया। तो फिर आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा, राइट। ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को राइट दिया कि आप जैसे चाहे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के नीड्स भी चेंज होते हैं और उन नीड को समझते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहे वैसे अमेंड कीजिए, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका हालांकि मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो इससे भी प्रॉब्लम हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ओवरव्यू दिया, एक रफ आइडिया दिया कि ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर्स है। अब बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम थोड़ा इसके ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं ना, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस आए जिनमें से सिस्टम के बहुत सारे लूप होल्स के बारे में पता चले एंड इवेंचुअली जाके ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है ये इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं एक दिन में हो गया। तो इसमें बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व है जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एंड आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस को देखेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा समझने के लिए, राइट। आज जो हम देखेंगे वो है शंकरी प्रसाद केस, 1951 सज्जन सिंह केस और गोलकनाथ केस। बाकी केसेस है जो हम बाद में देखेंगे, इस वीडियो में नहीं देखेंगे, ये पार्ट 1 होगा। हमें शंकरी प्रसाद या फिर सज्जन सिंह केस या फिर गोलकनाथ केस समझने के पहले आर्टिकल 13 को समझना होगा। आर्टिकल 13 कहती है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेशन है फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में, वो सारे वॉइड या इनवैलिड होगी। आर्टिकल जो शेड्यूल 9 है वो कहती है कि फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड में आप किसी भी तरह के 9th शेड्यूल में जो भी लॉज है उनको चैलेंज नहीं कर सकते। और 9th शेड्यूल में जो लॉज या फिर रूल्स है वो रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स है। 17th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स इंक्लूड करता है अंडर 9th शेड्यूल भी जो है। अब बिना टाइम गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। शंकरी प्रसाद केस जो है वो एक बहुत ही फेमस केस है। ये 1951 से सिलसिला शुरू हुआ। शंकरी प्रसाद केस बेसिकली एक पहले आप लोग को पता होगा बहुत ज़्यादा ज़मींदारी सिस्टम थी, राइट।
तो तब क्या हुआ, यूनियन ऑफ जो इंडिया है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको लगने लगा कि ये जो ज़मींदारी सिस्टम है उससे रिच जो है बहुत ही रिच है एंड पुअर जो है बहुत ही पुअर है। और परसेंटेज में देखें तो रिच का परसेंटेज जो है सिर्फ हार्डली 20% होंगे एंड जो पुअर का परसेंटेज है वो 80% था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ज़मींदार लोग हैं उनसे हम लैंड ले लेंगे एंड लेके ये हम अपने पास रखेंगे या फिर जो गरीब है जो जिनके पास लैंड नहीं है उनको देंगे। अब इसके ऊपर शंकरी प्रसाद जो है उन्होंने क्वेश्चन किया और उन्होंने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है एंड आपने उस चीज़ को लिमिट कर दिया है। जो ज़मींदार से उन्होंने चैलेंज किया है इस अमेंडमेंट को, इस एक्ट को, ये जो एक्ट था स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो ज़मींदारी सिस्टम है या फिर जिससे इनइक्वालिटी सोसाइटी में स्प्रेड हो रहा है उसको रोक लगाने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया था, जिसके तहत कि अगर आपके पास एक्सेस लैंड है वो सरकार आपसे ले लेगी। लेकिन जो ज़मींदार से उन्होंने इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है एंड आप हमारे फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये जो केस है बहुत टाइम तक चला एंड एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट के पास पूरी तरह से पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे अंडर आर्टिकल 368 और जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी अमेंड कर सकती है क्योंकि ये आर्टिकल 368 पावर देती है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 1951 में। अब देख रहे हो कैसे चीज़ें इवॉल्व होगी धीरे धीरे। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास पूरी तरह से पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है और फंडामेंटल राइट्स भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसके अंदर आते हैं। तो अगर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में ये फैसला लिया गया है तो इसको एग्जीक्यूट करें और सोसाइटी से इनइक्वालिटी को इराडिकेट करें। ये बेसिकली शंकरी प्रसाद केस का था। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हमें मिलेगा सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस जो है इसको सज्जन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इस केस में एक सज्जन सिंह नामक व्यक्ति जो है उनको जयपुर में एज ए सब इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया। अब कुछ दिन ऑफ उनके वर्किंग के टाइम के बाद कुछ दिन बाद ऐसा कहा गया कि उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं एंड एक बोर्ड बैठाई गई। उस बोर्ड में कहा गया कि सज्जन सिंह के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस है वो प्रूवन है एंड अब उनको जॉब से निकाल दिया गया है। अब इसमें दिक्कत ये थी, सज्जन सिंह ने इसको चैलेंज किया इस डिसीजन को इस बेसिस पे कि आर्टिकल 311 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके निचले स्तर में या फिर उनको जिसने अपॉइंट किया है वो अगर हायर पोस्ट के हैं और कोई अगर लोअर पोस्ट का उनको नौकरी से निकाल रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड होगा। इसी चीज़ के इसी ग्राउंड के इस आर्टिकल के ग्राउंड के चलते सज्जन सिंह ने इस डिसीजन को चैलेंज किया था। बाद में ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक गया ये केस, क्योंकि बहुत टाइम जा रहा था, बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा था। तो एट दी एंड सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है उस पर कायम रहे। जो 1951 में उन्होंने कहा था 1965 में भी वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को पूरी पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तब आपको समझना होगा कि दो ऐसे जजेस थे, डिसेंटिंग जजेस, यानी कि जिन्होंने इस चीज़ पे मेजोरिटी के साथ सपोर्ट नहीं किया, ऐसे जजेस थे और उन्होंने कहा कि ये जो है ये फंडामेंटल राइट के साथ एक खिलवाड़ है और हम सभी लोगों को सोचना चाहिए कि क्या फंडामेंटल राइट एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एक गेम के लिए, एक प्ले के लिए इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए या नहीं। हमने जो फंडामेंटल राइट को खिलवाड़ बना दिया वो सही है या नहीं। ये दो जजेस ने अगेंस्ट में थे, वो मेजोरिटी के साथ नहीं थे और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी थी। अब थोड़ा सामने जाएंगे तो हमें मिलेगा गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस को समझने के लिए हमें फिर से शंकरी प्रसाद केस की हेल्प लेनी होगी। शंकरी प्रसाद में हमें पता था कि जो ज़मींदारी सिस्टम थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब गोलकनाथ केस में भी कुछ रिलेटेड हुआ। ये गोलकनाथ केस वर्सेस पंजाब कहा जाता है, जहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ये गोलकनाथ दो ब्रदर्स थे, उनके पास 500 एकड़ की लैंड थी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुम्हें 30 एकर्स ऑफ लैंड दे सकते हैं, रेस्ट 470 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो हम टेनेंट्स में दे देंगे, हम बांट देंगे, हम जो इनइक्वालिटी उसको रिड्यूस करने के लिए लोगों में दे देंगे। अब इतना ज़्यादा लैंड, 500 एकड़ का लैंड कैसे गोलकनाथ ब्रदर्स अपने हाथों से निकलते देते? तो उन्होंने इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया
एंड उन्होंने इस डिसीजन को जो है चैलेंज किया अंडर आर्टिकल 32 यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और आर्टिकल 32 जो है वो हमें पता ही फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है, तो उस चीज़ को रिलेटेड उन्होंने इसके आधार पर उन्होंने इसको चैलेंज किया। एंड नानी पालकीवाला जो कि बहुत ही फेमस लॉयर है, उन्होंने इस केस को हैंडल किया। अब ये जो केस है ये लैंडमार्क केसेस है, इंडियन लीगल सिस्टम का लैंडमार्क केसेस है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक फर्स्ट आइडिया कहते हैं ना, इनिशियल आइडिया, वो इसी केस से शुरू हुआ। तो बाकी बहुत सारी चीज़ों के बाद एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को काटेल करे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राइट जो फंडामेंटल राइट को काटेल कर रही है वो हम नहीं मानेंगे, जो फंडामेंटल राइट को ले रही है वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हायर पोजीशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड उनके साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। यह नानी पालकीवाला ने अपनी पेश में कोर्ट में जो है अपनी एक पेश में एक दलील में एक चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है अगर उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया तो ये एक बॉडी विदाउट सोल हो जाएगी। एंड एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया राइट कि पार्लियामेंट कोई भी तरह का ऐसा राइट या कुछ नहीं ला सकती जिससे हम फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ करें, या फिर जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये फंडामेंटल राइट जो बेसिक स्ट्रक्चर का है उसको कोई हैम्पर हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक सुपीरियर पोजीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनका एक सुपीरियर पोजीशन। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। एंड बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम बाकी जो केसेस हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।